श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज एक विशेष मेहमान के साथ प्रस्तुत हुआ। साथियों, वुमेन एम्पावरमेंट की आजकल हमारे समाज में बहुत सी बात की जाती है, लेकिन यथार्थ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कार्य होने चाहिए, किस तरह से सही अर्थों में स्त्री का सशक्तिकरण होता है, उसके लिए रेडियो बूस्ट हमेशा अग्रसर रहता है। हम उन स्त्रियों को बहुत अधिक महत्वता देते हैं। अपने रेडियो में हम उनको स्थान देते हैं कि वो आएं, अपनी बात रखें, और जिस तरह से वह स्वयं एम्पावर्ड महसूस करती हैं, ऐसे ही वो अपनी दूसरी साथियों को भी एम्पावर्ड करें। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में एक कवित्री सीमा तन्हा जी आई हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और हमारे बीच आप आए हैं। मैडम सीमा का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार गंभीर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी जी। और सीमा जी, मैं अपने सुनने वालों के लिए ये जानना चाहूँगा कि आप की शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है जी, और आप क्या काम कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करें। जी, मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। मेरे कॉलेज भी नॉर्थ कैंपस में दौलत राम कॉलेज था, वहाँ से मैंने बीकॉम पास किया और फिर 1 साल एमकॉम किया, लेकिन सेकेंड ईयर नहीं हो सका एमकॉम का क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। आजकल मैं होम मेकर हूँ, लेकिन मैं 2-3 NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ। रेड क्रॉस की लाइफ टाइम मेंबर हूँ और काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की एज अ कवित्री वहाँ हमारे इवेंट्स होते रहते हैं, उनमें मैं भाग लेती हूँ। कोविड में पीछे ऑफलाइन भी रहते थे, कोविड में ऑनलाइन रहते थे जी, ऑफलाइन भी कभी कभी होते हैं। तो आज रेडियो बूस्ट पे आने का जो सुनहरा अवसर मिला है, इसके लिए मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी सीमा जी, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन किया और आप एमकॉम में सिर्फ 1 वर्ष की अपनी परीक्षा प्राप्त कर सकी, और आजकल आप होम मेकर हैं। थोड़ा सा आप अपने बच्चों के बारे में बताइए कि वो कितने बड़े हो गए हैं और क्या शिक्षा प्राप्त उन्होंने की है और आपका कितना सहयोग रहा है उसमें। जी, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। मेरा बेटा भी कंप्यूटर इंजीनियर है, बीटेक है जी, और मेरी बेटी भी कंप्यूटर इंजीनियर है जी। मैंने उन दोनों के साथ बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, क्योंकि बच्चों को अगर एक लेवल तक लाना है तो पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है जी। और जब बच्चे इस लायक बन जाते हैं, अपने लायक बन जाते हैं, उनमें संस्कार होते हैं, तो आपको अपनी मेहनत दिखाई देती है वहाँ पे। yes. आपको दिखता है कि नहीं, आपने जो बच्चों के साथ मेहनत की है वो फिजूल नहीं गई है, उसका असर बच्चों में दिखेगा ही आपके। अब 5 साल हो गए, मेरे बेटे की शादी हो गई है। ओके। मेरी बहू भी DPS इंटरनेशनल स्कूल में टीचर है। मेरी बेटी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में ही जॉब करती हैं और शी इज अनमैरिड, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। ओके। तो मैं ये समझता हूँ सीमा जी, आज के दौर में टू बी ए होम मेकर इज ए मैटर ऑफ प्रिविलेज एंड प्राउड, कि आप अपने घर को बनाते हैं और घर को ही नहीं, आप अपने आने वाले बच्चों को भी तैयार करते हैं कि किस तरह से वो समाज में खड़े होके अपने आप को सुदृढ़ बनाएं
और आगे बढ़ें। तो मैं आपको इस बात के लिए मुबारक देता हूं। अब हम इस बात पर आते हैं कि आपने ये जो शायरी लिखनी शुरू करी, जी। ये कब शुरू करी और क्यों शुरू करी? शायरी जब मैं कॉलेज में थी तब से थोड़ा शायरी लिखने का शौक था जी। क्योंकि मैं पुरानी पिक्चर्स बहुत देखती थी, राजेश खन्ना जी की, शम्मी कपूर जी की, राजेंद्र कपूर जी की। तो उनमें जो मेनली लव स्टोरीज होती थी, यस। तो उनसे मुझे इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि मेरा का शायरी में रुझान हो गया। मैंने शायरी लिखनी शुरू कर दी। कॉलेज टाइम में थोड़ा लिखते थे, लेकिन फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। कुछ अब शादी हो गई, अपनी जिम्मेवारियों में इतना बिजी रहे कि ये भूल ही गए कि हमारे भी कुछ शौक हैं, कुछ मेरा इंटरेस्ट है या मुझे उसके लिए भी टाइम देना चाहिए। ये अभी 2018 की बात है, मेरे बेटे की शादी हो गई थी, मैं थोड़ा फ्री थी जी। तो फिर से मेरी बेटी ने मुझे इंकरेज किया कि मम्मी आप शायरी लिखा कीजिए, आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए जी। तो बस फिर से एक वो कहते हैं ना कि आपके सोए हुए अरमान जाग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका शौक है वो मरता नहीं है किसी का भी, वो हमेशा दिल के कोने में जिंदा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही शौक जो था मेरा लिखने का, उसको मैंने पैशन बन गया वो एक टाइम पे आके मेरे लिए। बहुत अच्छा। उस पैशन को पूरा करने के लिए कुछ तो कलेक्शन थी मेरी पहले की, लेकिन मैंने उसके लिए 2 साल बहुत मेहनत की जी। मतलब दिन रात कुछ काम नहीं होता था। जब भी मैं फ्री होती थी पेन पेपर उठाया, कुछ भी आड़ी तिरछी लाइनें लिखती थी और उसके बाद उनको एडिट करती थी कि कहीं से वो जुड़ जाए और वो शायरी बन जाए। मैंने इतनी गजल्स लिखी, शायरी लिखी, 2 साल बहुत मेहनत की जी जी। फिर उन सब के लिए मैं कोर्ट गई क्योंकि मुझे हिंदी में टाइप करवाना था उन सब चीज़ों को। 10-15 दिन हिंदी टाइपराइटर वहाँ सिविल कोर्ट में है हमारे, उनके पास गई, वो किया और फिर उसके बाद पब्लिशर ढूंढा और उसने मेरी बुक, जो कि मेरा एक सपना था जी जी। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कभी इस लायक होंगी या मतलब इतना मेरे को टाइम मिलेगा कि मैं अपनी बुक लॉन्च कर सकूंगी जी। इट वॉज टोटली अनबिलीवेबल। जब मैंने पूरा कंटेंट लिख लिया, फिर मैंने इसके फ्रंट पेज और इसका नाम ढूंढने में कितने लोगों से बात करी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि जिस हिसाब से मेरी शायरी है, जो उसका हेडिंग बुक का नाम होना चाहिए बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए इसके साथ जी। तो एट लास्ट मुझे सक्सेस मिली। तो मेरी बुक का नाम है इश्क की दास्तान जी। उसके बाद 2019 में 23 दिसंबर को मेरी बुक लॉन्च हुई विवेकानंद ऑडिटोरियम है सेक्टर 12 में, वहाँ मेरी बुक लॉन्च हुई। कई लोग आए थे, सुभाष सिंगला जी, मनीष यादव जी और हमारे फैमिली मेंबर्स भी थे जिनके बीच में मैंने बुक लॉन्च की। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और गोल्डन मोमेंट शायद वही पल थे जब मैंने बुक लॉन्च की थी जी। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और सीमा जी, आपके माध्यम से मैं अपने सुनने वालों से ये बात कहना चाहूँगा जी कि कोई भी लंबी से लंबी यात्रा हाँ जी एक कदम से शुरू होती है जी। सवाल सिर्फ इस बात का रहता है कि वो कदम हम कब उठाते हैं। अगर आपने पहला कदम उठा लिया तो आप ये मान के चलें कि वो मंजिल आपको मिल ही जाएगी और यही काम आपने करके दिखाया है। मैं पुनः आपको इस बात के लिए मुबारक देता हूँ। शुक्रिया मुकेश जी। सीमा जी, मैंने आपकी इस पुस्तक को कल आप दे गए थे, मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके पहले प्रयास में आपने बहुत सुंदर लिखा है। सुंदर इस ढंग से भी मैं इसको कहता हूँ कि जो जो भी भाव आपके भीतर उमड़े जी, आपने उनको अपने कलम के माध्यम से उतार दिया। देखिए, मैं एक बात कहा करता हूँ कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है जी। कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। आपकी हर बात
क्योंकि दिल से लिखी हुई है जी इसलिए वो दिल को छूती है। मैं नहीं जानता कि शायरी के जो पंडित हैं या बहुत ज्ञानी हैं वो ऐसी शायरी को कहाँ दर्ज करते हैं, लेकिन जो दिल की दुनिया के लोग हैं, जो संवेदनशील हैं, जो भावों को प्रधान मान के चलते हैं और मात्राओं के पीछे नहीं भागते, उनको इनमें छिपे हुए भाव बहुत गहरे, बहुत संवेदनशील और अति सुंदर नजर आएंगे। तो मैं बार बार आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को ये पुस्तक भेंट करें, हाँ जी, आप निसंकोच उनको ये बताइए कि ये है तो आपकी प्रथम कृति, लेकिन हाँ बड़ी सच्चाई से आपने अपने भावों को रखा है। देखिए, मैं जब इस अवस्था में था, जिस अवस्था में आपने इस पुस्तक को लिखा जी, मेरी पुस्तक का नाम है कतरा कतरा एहसास, वो मेरी प्रथम कृति थी जी, तो मैं कहा करता था कि मेरे ये शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए जी, मेरे ये शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, मैंने तो तेरे मेरे एहसास बुदबुदाए हैं। तो बात ये है कि जो शायर हैं या शायरा हैं वो अपने एहसासों को जब बुदबुदाती हैं जी, या लिखती हैं, उनकी कलम से इश्क की दास्तान जैसी कृतियां ही जन्म लेती हैं। तो इसलिए मैं आपकी इस कृति के लिए आपका स्वागत करता हूं, मुबारक देता हूं और मैं ये कहता हूं कि जिस लंबी जर्नी पर आप चल रही हैं जी, ये उसकी शुरुआत है और बहुत खूबसूरत शुरुआत है। तो आप अपनी इस पुस्तक में से 2-3 जो आपकी सेंट्रल थीम को रिफ्लेक्ट करती हैं, मायने इश्क की दास्तान को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको आप हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दीजिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पहली बुक थी और आपको इतनी अच्छी लगी क्योंकि आप खुद भी इतना अच्छा लिखते हैं सर, जी जी, कि आपने तो उस टाइम में लिखी थी जब शायद हम लोगों को इतना शायरी का पता भी नहीं था। उस टाइम में आपने अपनी पहली बुक लिखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना इंकरेज करते हैं, मुझे ही नहीं और भी इतने लोगों को, आप जो भी उनमें टैलेंट है उसको आप रेडियो बूस्ट पे लेके आते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। लक्ष्य यही है कि जो लोग अनहर्ड हैं, जो नहीं सुने गए हैं, उनको हम अपने यहाँ बुला के सुनने का मौका देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं या मंझे हुए हैं वो हमारे यहाँ नहीं आते, लेकिन मैं विशेष तौर पर उन लोगों को न्योता देता हूँ और खुले दिल से न्योता देता हूँ कि वो आए, अपनी बात रखें और हम उनकी बात जो है वो आम श्रोताओं तक पहुँचाएंगे। जी, अपने बुक का एक शेर अर्ज कर रही हूँ। जी, दिल में तेरी यादों का तूफान उठता रहता है, दिल में तेरी यादों का तूफान उठता रहता है, जाने जिंदगी का हर पल कैसे गुजरता जाता है, बदलते मौसम की तरह लोग भी बदल जाते हैं, जी, बदलते मौसम की तरह लोग भी बदल जाते हैं, हम तो तेरी यादों के साथ रुके वक्त की तरह रुके जाते हैं। क्या बात, रुके जाते हैं। देखिए सीमा जी, आपने जो आखिरी पंक्तियां कही हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन ऑफ माई रुबाई। इट सेज कि मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, जी, मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, जी, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए, मैं उठ के संभल कर फिर दौड़ने लगा, तुमने पुराने सिरे फिर से जोड़ लिए। फिर से जोड़ने, बहुत तो दुनिया का तो दस्तूर ये है। बहुत खूब। तो आप अपने ढंग से बात कह रही हैं,
उन्हीं बातों का मैं अनुमोदन अपनी शायरी के माध्यम से करता हूँ। जी एक और मेरा फेवरेट शेर है, जी एकदम है तो काफी सारे, पर ये मेरा फेवरेट शेर है। जी। मुझ पर बेवफा होने का इल्जाम क्यों लगाते हो? मुझ पर बेवफा होने का इल्जाम क्यों लगाते हो? हम तो वो हैं जो तेरी परछाई से भी लिपट कर रोते हैं। बहुत खूब, हम बहुत तो खूब। वो हैं जो तेरी परछाई से भी लिपट कर रोते हैं। बहुत अच्छे। इल्जाम तो मुझ पर ही लगेगा तेरी दीवानगी का, इल्जाम तो मुझ पर ही लगेगा तेरी दीवानगी का। कोई तुमसे ना पूछेगा कि क्यों देखा था मुझको इस तरह से। जी। कोई तमन्ना नहीं रही इस दिल में, कोई तमन्ना नहीं रही इस दिल में, एक तेरी सूरत ही बसी है इस दिल में। क्या बात। खुदा तो रहता ही है यहाँ, खुदा तो रहता ही है यहाँ, पर तू खुदा से पहले है इस दिल में। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने शुक्रिया, आप में बहुत शुक्रिया। इबादत नुमा शायरी लिखी हुई है आपने। शुक्रिया ये शायरी भी है और इबादत भी है। जी। इबादत पे एक शेर सिर्फ 2 लाइनों का है। हाँ जी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। जी जी जी। वो मुझे देखने से पहले भी, वो मुझे देखने से पहले भी इजाजत मांगता है। वो मुझे देखने से पहले भी इजाजत मांगता है। इसे मोहब्बत कहें या इबादत। बहुत खूब। एक छोटी सी गजल सुनाना चाहूंगी आपको। जी 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 जी। मेरी गजल का नाम है मेरा जिक्र। फकत तेरी जुबां पर मेरा नाम आए ना आए, फकत तेरी जुबां पर मेरा नाम आए ना आए, तेरे जहन में मेरा ख्याल हमेशा रहेगा। तू चाहे किसी गैर से ही गुफ्तगू कर, तू चाहे किसी गैर से ही गुफ्तगू कर, तेरी हर बात में जिक्र मेरा रहेगा। बहुत अच्छे। तू बेशक मुझसे मिलने की कोशिश भी ना कर, तू बेशक मुझसे मिलने की कोशिश भी ना कर, तेरी परछाई में मेरा साया हमेशा रहेगा। बहुत खूब। तेरी परछाई में मेरा साया हमेशा रहेगा। अर्ज क्या है? तू मुझसे दूर जाने का कोई भी रास्ता अख्तियार कर, तू मुझसे दूर जाने का कोई भी रास्ता अख्तियार कर, तेरे कदमों के साथ मेरे कदमों का निशान हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा। हंसकर अपनी जिंदगी में कर ले शामिल मुझे, हंसकर अपनी जिंदगी में कर ले शामिल मुझे, वरना मुझे खोने के बाद तुझे खुदा से भी शिकवा रहेगा। बहुत अच्छा। वरना मुझे खोने के बाद तुझे खुदा से भी शिकवा रहेगा। बहुत खूब। फकत तेरी जुबान पर मेरा नाम आए ना आए, तेरे जहन में मेरा ख्याल हमेशा रहेगा। शुक्रिया। मैं तो जिक्र भी नहीं करता होता है जब चर्चा तेरा, मैं तो जिक्र भी नहीं करता होता है जब चर्चा तेरा, ना जाने फिर भी क्यों मुझ पर इल्जाम है तेरी दीवानगी का। बहुत खूब। देखिए सीमा जी, शायरी की ये खूबसूरती है जी कि आप अपने एहसासों को बहुत ही संवेदनात्मक ढंग से, जी, कभी मिलन के रूप में, कभी जुदाई के रूप में, आप बड़े अच्छे से अपने भावों से ओत-प्रोत करके आप लिख पाते हैं। और जब आप लिख लेते हैं तो आपको लगता है मानो किसी का वजूद आपके इर्द गिर्द घूम रहा है और सुन रहा है और आप उसको सुना। जी बिल्कुल सही। जी, क्योंकि शायरी का मुझे लगता है कि मतलब ही यही है, चाहे हमारे पुराने गालिब साहब हैं, वो आप उनकी भी शायरी पढ़े, कि चाहे आप 2 लाइन्स में ही लिख रहे हैं, आपके भाव, उनमें एहसास ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के दिल को छू जाए। ये नहीं है कि आप इतना पूरा 8 लाइनों में लिखें और उसका भाव नहीं। अगर जो शायरी किसी को छुए नहीं, तो उसमें फिर ना तो लिखने में और ना ही उसमें पढ़ने में अच्छा लगता है। बस जो भी शायर ने लिखा है, अगर आप पढ़ते पढ़ते आप उसमें खो जाते हैं, तो बस आपकी शायरी खो गई आपकी शायरी पढ़ने वाला। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि भाई हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है,
कोई जी, दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। जी। बिल्कुल। जिंदा हूँ तेरे बगैर ये क्या कम है, क्या बात है। जिंदा हूँ तेरे बगैर ये क्या कम है, हम्म, तेरे जाने का गम सबसे बड़ा गम है, बहुत अच्छे। तेरे जाने का गम सबसे बड़ा गम है। शिकवे शिकायतें क्या करें तुमसे, शिकवे शिकायतें क्या करें तुमसे, तेरी यादों में मेरी आंखें आज भी नम है, बहुत तेरी यादों में मेरी आंखें आज भी नम है। बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया जी। आपने इतना रेडियो बूस्ट पे मुझे बुलाया। मेरी जो जी अंधेरे में गुमनामी में ये किताब खो रही थी और लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती थी कि जो मैंने लिखा है जिस भाव से, जिस एहसास को दिल में संजो के, काश कुछ लोग जो शायरी के शौकीन हैं, जो ऐसे भाव रखते हैं, उन तक मेरी शायरी पहुंच सके, तो शायद मुझे बहुत सुकून मिलेगा। हर शायर ये चाहता है कि जो भी उसने लिखा है, पढ़ने वाला अगर उसी भाव से, उसी एहसास को फील कर सकता है, तो शायद उससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और श्रोताओं, ये जो पुस्तक है इश्क की दास्तान, बहुत ही सादी सिंपल पेपरबैक में छपी गई पुस्तक है, जो कि आपको यहाँ इनविंसिबल पब्लिकेशन पे मिल जाएगी। और अदरवाइज अगर आप हमें भी लिख देंगे तो हम मैडम के माध्यम से आपको इस पुस्तक को भी प्राप्त करवा देंगे। लेकिन बहुत अच्छा सीधा सादा प्रयास है, जो मैं ये समझता हूँ कि हर पढ़ने वालों को अपने तकिए के पास रखना चाहिए कि जब कभी वो उदास या जब कभी वो इश्क की अपनी बहार को याद करना चाहें, वो इन अशारों को पढ़ें और याद करें। तो मैम, और आप कोई 2-4 इसमें सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इश्क की दास्तां के लिए आपको अच्छी लगी, हाँ आपने अपने श्रोताओं को भी जी मेरी बुक के लिए वाकिफ कराया। जी। ये जो मैं शेर सुनाने जा रही हूँ, तूफान आते हैं, कभी बवंडर आ गया, कभी तूफान, आंधी चलती है, कुछ है। एक ऐसा प्रेमी है जो अपनी महबूबा को देखने के लिए तरस गया है, तो वो तूफान के भी इंतजार करता है। ओके। तो इस तूफान पे एक शेर अर्ज है। तूफानों के साथ रहने की आदत बना ली, तूफानों के साथ रहने की आदत बना ली, तूफान आएगा तो कुछ ना कुछ जरूर लाएगा, तूफान आएगा तो कुछ ना कुछ जरूर लाएगा। यूं तो दिलदार का दीदार नहीं होता, यूं तो दिलदार का दीदार नहीं होता, जाने तूफान उसकी तस्वीर उड़ा लाएगा, जाने तूफान उसकी तस्वीर उड़ा लाएगा। ख्याल आप कहाँ तक बुलंद हैं, ये इस शेर से पता लगता है। जी। तो आप तूफान के आने से डरिएगा मत। जी। हो सकता है किसी के महबूब की तस्वीर ना हो तो वो तूफान लेके आ जाए, तो उस तूफान को भी आप स्वागत कीजिएगा। जी। मेरे शेर का नाम है तमन्नाए रूहो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से वो दिख जाए, उसकी गली से आशिक गुजरते होते हैं जी, कि शायद आज मेरा महबूब दिख जाए, मेरा दिन सुहाना हो जाए, एक सुकून मिल जाए। राइट। तो इस शेर का मैंने टाइटल दिया तमन्नाए रूहो। तमन्ना थी तेरी गली में जाने की, जी। तमन्ना थी तेरी गली में जाने की, हसरत थी तुझे अपना बनाने की, हसरत थी तुझे अपना बनाने की। जब हाथ पकड़कर चलना चाहा, जब हाथ पकड़कर चलना चाहा, तो नजर लग गई जमाने की। क्या बात। तो नजर लग गई जमाने की। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर। इंतजार। जी। हर चाहने वाले को अपने महबूब का इंतजार रहता है। राइट। चाहे वो कितना भी थका हारा हो, लेकिन उसके मैसेज का, उसका देखने का, उसको मिलने का इंतजार रहता ही है। ठीक। तो एक छोटा सा शेर अर्ज है इंतजार पर। ना दिन को चैन है, ना रातों का करार है, क्योंकि उस इंसान को ना तो दिन में चैन आता है, ना उसको रात को नींद आती है।
न दिन को चैन है न रातों का करार है, मुझे हर पल बस तेरा ही इंतजार है। सांसों की डोर भी टूटने लगी है अब तो, सांसों की डोर भी टूटने लगी है अब तो, मेरे कफन के कोने को अब सिर्फ तेरा इंतजार है। मेरे कफन के कोने को अब सिर्फ तेरा इंतजार है। बहुत सुंदर सीमा जी, शुक्रिया जी। इस तरह की संवेदनशील शायरी और फुल ऑफ जज्बात से भरी हुई इस शायरी का स्रोत क्या है? कहाँ से प्रेरणा मिलती है इस तरह की? बेबाकी से बताइएगा। ये एक शायर से बात कर रही है जी। हाँ। इतनी कशिश, इतनी कसक जो है शायरी में जी, उसके लिए तो आपको दिल से ही लिखना पड़ेगा, दिल से सोचना पड़ेगा। आप खाली हवा में तीर चलाएंगे या किसी को देख के आप शायरी कभी नहीं कर सकते। शायरी वो जो दिल से निकलती है। आप जो भी लिखते हैं आपको उसके लिए अंदर एक भावना होती है, एहसास है, कहीं ना कहीं एक तड़प रहती है, कसक रहती है, तभी आप इतना डीप लिख सकते हैं। नहीं तो कोई भी शायर, जितने भी शायर लिखने वाले, कहीं ना कहीं कुछ उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा दर्द होता है कि उस दर्द को हम समेटते समेटते उससे बाहर आते आते उलझ जाते हैं उसमें, कि एक वक्त ऐसा आता है कि ना तो हम उसको छोड़ सकते हैं ना हम उसके साथ जी सकते हैं। तो वो जो इन दोनों के बीच का फर्क है, जो इनकी कसक है, तड़प, कशिश उस महबूब को लेके कि शायद वो मिल जाता है कुछ, तो वो जो हम अपने लफ्जों में पिरोते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो शेर बन जाते हैं। बहुत खूब। तो श्रोताओ, मैं जिस बात को मैडम सीमा से कहलवाना चाहता हूँ उन्होंने कह भी दिया है और छोड़ भी दिया है। हम छोड़ते हैं आने वाले किसी और चर्चा पर, जब हम इनसे विस्तार से इनकी और शायरी पे बात करेंगे और ये धीरे धीरे बहुत सहज महसूस करेंगी। और अदरवाइज श्रोताओं, मेरा ये मानना है कि हर एक के जीवन में कोई न कोई ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत प्रवेश करती है जिसको आदमी अपने तसव्वुर में याद रख के ताउम्र भूल नहीं सकता, और फिर उसके तसव्वुर में वो शायरी करता है और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को व्यक्त कर पाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम सीमा तन्हा का आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में आई और अपनी शायरी पर इन्होंने हमारे से सीधी सीधी बातचीत की। पुनः मैम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपने रेडियो बूज पे आने के लिए मुझे ये मौका दिया, और उन श्रोताओं का भी शुक्रिया जिन्होंने मुकेश जी का और मेरा ये वार्तालाप, मेरी शायरी की बात, मेरी शायरी सुनी और मेरी बुक के लिए इश्क की दास्तान। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी शायरी। उसके लिए आप सब श्रोताओं का भी तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत रेडियो बूज का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुकेश जी।